मुरब्बी भाई अमीर भाई चावड़ा साहब, हमारे एक्स एमएलए और गुजरात प्रदेश कांग्रेस के माजी प्रमुख और इस जलसे के प्रमुख स्थान पर बैठे हुए हमारे मुरब्बी, मुस्लिम समाज के किसी भी प्रश्न हो, किसी भी उलझन और इज्जत अफजा वजीर खान भाई से गुजारिश करता हूं कि वो आज के इस जलसे में तमाम आए हुए मेहमानों का इस्तेमाल करें। राहुल जी की नेतृत्व में जिस तरह से वक्फ बिल पर बात की, जिस तरह से मुकाबला किया, उन तमाम 232 डिबेट हुई, जिस तरह से हमारे सेक्युलर जहन वाले एमपीज ने और मैं एक बार फिर से गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के गुजरात गवर्नमेंट यूसीसी कानून को यहाँ आए, ये फासिस्ट तत्वों ने यूपी में, उत्तर प्रदेश में ये कानून को लगाया है, इसी तरह से यहाँ लगाने की इनकी हमारे समाज के लोगों को कोई जरूरत पड़े तो हम लोग पूरी ताकत के साथ समाज के लोग जब भी ऐलान करेंगे, हम सरकार में हमारी रजूआत करने के लिए और सरकार तक हमारी बात पहुंचाने के लिए हम लोग एक साथ इकट्ठा होंगे और हमारी ताकत बताकर और सरकार के सामने हमारी बातें रखकर हम लोग जब भी ऐलान करें तब इकट्ठा होंगे। इंशाअल्लाह आज की छोटी दावत में भी आप सब लोग आए हैं और जब वक्त आया तो पूरी ताकत से, बड़ी ताकत से आप सबको भी मिलने का मौका मिलेगा और हम हमारी ताकत भी दिखाने की भी कोशिश गुजरात सरकार के सामने करेंगे। सिर्फ एक इंडिया गठबंधन और उसमें भी कांग्रेस पार्टी आज के वक्त में हम मुस्लिम समाज के लिए हर वक्त हर बात में लड़ रही है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसे वक्त में जो हमारा साथ देता है उसी पार्टी के साथ हम रहे। हम लोग बट जाते हैं, उसी का ये नतीजा है कि आज हम गुजरात प्रदेश माइनॉरिटी कांग्रेस द्वारा आयोजित इस मीटिंग में हम सभी मुसलमान समाज के, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो या गुजरात के तमाम मुसलमानों के एक फक्र मानना चाहिए और हमें दिल की गहराइयों से उन दो व्यक्तियों का स्वागत करना चाहिए जो हमारी कौम के खिलाफ जो काला कानून आ रहा है, जिसमें दिल से और अपने जिगर से जो खुलकर हमारे विरोध में शामिल हो रहे हैं, ऐसे हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात कांग्रेस के हमारे दिग्गज नेता ऐसे भरत सिंह भाई के लिए मैं खास बोलूंगा कि गुजरात के सभी मुसलमानों के तालियां बजानी चाहिए कि हमारी इस लड़ाई में वो शामिल हुए। गुजरात विधानसभा के हमारे विरोध पक्ष के नेता, मैं मानता हूं कि जब हमारी अभी चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा मुझे कि गुजरात विधानसभा में इस काले कानून का कांग्रेस पार्टी के द्वारा पुरजोश से विरोध किया जाएगा। ऐसे अमित भाई चावड़ा जी के लिए भी खास आप सबके तालियां बजाने के लिए हमारे कौम की लड़ाई में कौम के लोग तो शामिल होते हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी के हमारे दो दिग्गज नेता इस मीटिंग में हमारे बीच में उपस्थित होते हो, तो मैं समझता हूं कि गुजरात के सभी मुसलमानों को आज पता चल जाना चाहिए कि इस काले कानून के खिलाफ गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति मुसलमानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हुई है। साथियों, आज की इस मीटिंग में हमारे मंच में उपस्थित जो हमेशा इस मुद्दे पर और अन्य माइनॉरिटी और मुसलमानों के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाते रहे, ऐसे हमारे लीडर
और पूर्व विधायक यासुद्दीन भाई शेख, हमारे धारा सभ्य इमरान भाई, पूर्व धारा सभ्य जावेद भाई, हमारे सोहेल भाई किलमी जी, गुलाब खान एडवोकेट जी, हमारे प्रोफेसर अंसारी साहब, यूसुफ भाई परमार जी, इकबाल भाई मिर्जा जी, शाहनवाज भाई, और जिनके बुलावे पर हम लोग यहाँ पर सब उपस्थित हुए, ऐसे वजीर खान भाई का भी खास मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बुलावे पर उन्होंने इस मीटिंग का आयोजन किया गया और उपस्थित सभी हमारे म्युनिसिपल काउंसिलर हाजी भाई, जुल्फी भाई, साथियों, दोस्तों, सिंगल पॉइंट एक एजेंडा है। इस देश में बढ़ती महंगाई हो, इस देश में बढ़ती बेरोजगारी हो, इस देश में बढ़ते स्वास्थ्य के मुद्दे हो, किसानों के मुद्दे हो, महिला सुरक्षा के मुद्दे हो, इन सभी से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का काला कानून सिर्फ एक कौम पे लगातार डाला जा रहा है। इस देश में जिस प्रकार की परिस्थिति है उस पर लोगों का ध्यान ना जाए। यूसीसी માટે ગુજરાત સરકારે સમિતિની જાહેરાત કરી ને પહેલા દિવસે હું હોય કે ઇમરાનભાઈ હોય કે આખા વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના અમારા તમામ સાથી ધારાસભ્યોએ મક્કમતાથી આનો વિરોધ કરવાનું કામ પણ કર્યું હતું અને સરકારને સાથે સાથે ચેતવણી પણ આપી હતી કે આવનારા સમયમાં જ્યારે પણ સરકાર આના માટેની બિલ લઈને આવશે ત્યારે ગુજરાતના જે લઘુમતી સમાજના લોકો છે, ગુજરાતના જે આદિવાસી સમાજના લોકો છે, ગુજરાતના જે જૈન સમાજના લોકો છે, બક્ષીબંધ સમાજના લોકો છે, જેમની પેઢીઓથી એક પરંપરાઓ ચાલી આવી છે, એમના પોતાના સામાજિક રીત રિવાજો છે, એ રિવાજોને કોઈ પણ રીતે ખતમ કરવાનો પ્રયત્ન થશે તો એનો મક્કમતાથી કોંગ્રેસ પક્ષ વિરોધ કરશે એવું અમે પહેલે દિવસે જાહેરાત કરી અને સાથે સાથે એ પણ કીધું હતું કે તમારે યુસીસી લાવો છે, સમાન સિવિલ કોડ લાવો છે, તો ગુજરાતના લોકો જે હેરાન પરેશાન છે, ગુજરાતના યુવાનો આજે સમાન કામ સમાન વેતનની વાત કરી રહ્યા છે, તો તમે સમાન સિવિલ કોડ લાવો છો તો સમાન કામ સમાન વેતનનો કાયદો શું કામ નથી લાવતા? જો તમારે સમાનતા કરવી છે તો તમારે શિક્ષણનો અધિકાર બધાને મળે એવી સમાન શિક્ષણ વ્યવસ્થા શું કામ નથી ઊભી કરવી? તમારે જો સમાનતા લાવી છે તો બધાને સસ્તી ને સારી આરોગ્યની સુવિધા મળે એવી સમાનતા શું કામ નથી લાવી? પણ આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે બધા જ મોરચે જે સરકાર નિષ્ફળ નીવડી છે, એ રાજ્યની સરકાર હોય કે કેન્દ્રની સરકાર હોય, એ મુખ્ય મુદ્દાઓથી લોકોનું ધ્યાન ભટકાવવા માટે ક્યાંક ને ક્યાંક લઘુમતી સમાજને ટાર્ગેટ કરી અને બહુમતી સમાજને ઉશ્કેરવાનો અને અમે તમારા માટે કરીએ છીએ એવું બતાવવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો અને એના જ ભાગ સ્વરૂપ આજે ગુજરાતમાં તમે જુઓ કે ખાલી મુસલમાન સમાજને ટાર્ગેટ બનાવવામાં આવે છે તો વાત બરોબર છે, પણ સાથે સાથે ગુજરાતમાં બધા જ ગરીબ સમાજો આજે ટાર્ગેટમાં છે। આજે ગુજરાતમાં જેટલા પણ ડિમોલેશન થાય છે, એવું કહે છે કે દાદાનું બુલડોઝર ચાલે। હમણાં જ વિધાનસભાના સત્રમાં અમે વારંવાર કીધું છે કે આ જેટલા પણ તમે ગેરકાયદેસર દબાણના નામે ડિમોલેશન કરો છો, બુલડોઝર ચલાવો છો, એમાં એક પણ પૈસાદાર કે ચોક્કસ સમાજ કે વર્ગના લોકોનું મકાન, દુકાન કે એની પર બુલડોઝર કેમ નથી ચાલતું? ખાલી એમાં લઘુમતી સમાજના ઘરો પર કેમ બુલડોઝર ચાલે? ખાલી બક્ષીબંધ સમાજ, દલિત સમાજ, આદિવાસી સમાજના ઘરો પર કેમ બુલડોઝર ચાલે? એનો સરકાર પાસે કોઈ જવાબ નથી અને એટલા જ માટે આ લડાઈ ખાલી કોઈ મુસ્લિમ સમાજ એકલાની લડાઈ નથી। આજે એક કાયદો લાવી અને એક મુસ્લિમ સમાજને કે લઘુમતી સમાજને ડરાવવાનો, દબાવવાનો, અલગ કરવાનો પ્રયત્ન થાય છે। જો ગુજરાતને દેશના સામાન્ય ગરીબ લોકો એક થઈને આની સામે નહીં લડે તો આવનારા સમયમાં આજે મુસલમાનનો વારો છે, કાલે બક્ષીપતનો વારો આવશે, પરમ દિવસે દલિતનો વારો આવશે, આદિવાસી। એટલે આ લડાઈ એક વૈચારિક લડાઈ છે અને એટલા જ માટે આજે ગૌરવ થાય
કે આપણે બધા એવી પાર્ટીના સૈનિકો છે, એવી પાર્ટીના કાર્યકરો છે કે જેણે ક્યારે રાજકીય નફો નુકસાન નથી જોયો, પણ એક વિચારધારાની લડાઈ લડ્યા છે। અને એની વિચારધારાની લડાઈ ગઈકાલે રાત્રે જ્યારે પાર્લામેન્ટમાં છેલ્લા 2 દિવસથી વકફના બિલ પરની ચર્ચા ચાલે, જે ડિબેટ થાય છે, એ ડિબેટ સાંભળીએ। आपको मैं ये कहना चाहता हूं सर, न कद बड़ा न पद बड़ा, न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में आके खड़ा हो सबसे बड़ा। आज माइनॉरिटी कम्युनिटी के मंच को शेयर करने के लिए बहुत सारे नेता इधर उधर बगले झांकते रहते हैं। संविधान के खिलाफ कानून बन रहा है, लेकिन उस कानून के खिलाफ अगर कोई मूवमेंट खड़ी होती है तो उस मूवमेंट का हिस्सा बनने से लोग कतराते हैं, डरते हैं। मैं इस मंच से माध्यम से खास तौर पर ये वीडियो मुझे देना, मैं पहुंचाऊंगा नीतीश कुमार तक, मैं पहुंचाऊंगा पासवान तक, चिराग पासवान तक, मैं इस वीडियो को पहुंचाऊंगा चंद्रबाबू नायडू तक। जब भी वो चुनाव लड़ेंगे, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि माइनॉरिटी टीम, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग, नेता उनके चुनाव में उनको हराने का काम करेंगे, उनके खिलाफ प्रचार करने जाएंगे। साथियों, मौजूदा सरकार ये समझती है कि जो संविधान जिन लोगों ने लिखा था, संविधान का आमुख जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं, हम भारत के लोग। संविधान हमसे ये कहता है, हम भारत के लोग, फ से हिंदू, म से मुसलमान, हम भारत के लोग। ये संविधान हमें बाबा साहब आंबेडकर ने दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लगभग 350 लोगों ने 1.5 साल की मेहनत से पूरे देश से, सभी उलमाओं से, सभी धर्म गुरुओं से, सभी इंटेलेक्चुअल क्लास से, सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, सभी तरह के लोगों के विचार लेकर यह संविधान बना। और इस संविधान के आर्टिकल 25, 29, 30, 14, 234 ये सारे आर्टिकल में हमें हक देने की बात की है, हमें धर्म की स्वतंत्रता की बात की है, और ये हुकूक हमें बाबा साहब ने दिए। हम आपके कानून को नहीं मानते, हम बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को मानते, और संविधान के हिसाब से देश चलेगा। तो साथियों, आज गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से आज ये जो मीटिंग हुई है, यूसीसी कानून में सबने अपना अपना रोल निभाया। इकबाल भाई ने मस्जिदों में जाकर मीटिंग की, भाई हमारे मुजाहिद अंसारी, मुजाहिद ने भी अच्छा काम किया, यासू भाई ने, इमरान भाई ने, सबने अपने अपने लेवल पर जहां जहां भी जो बोल सकते थे बोला। मैं ज्यादा ना कहते हो क्योंकि और भी वक्ताओं को आपको सुनना है, और भी भाषण आपको सुनने हैं, बैठना है यहाँ पर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज के दौर में अगर ईमान बचाने की कोई शर्त है, आज के दौर में ईमान बचाने की अगर कोई शर्त है तो वो ये है कि अगर जुल्म हो रहा है और आप में ताकत है उसको अपने हाथों से रोकने की, तो उसको रोकिए। अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो उसके खिलाफ बोलिए, और अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो उसके खिलाफ अपने मन में उसको बुरा मानिए। अगर ये भी नहीं है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। इस तरीके के कानून की तैयारी रखनी पड़ेगी, और भी हमारे खिलाफ बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारे कानून आएंगे, लेकिन लड़ना पड़ेगा, कानूनी तौर पर लड़ना पड़ेगा। वकीलों की फौज रखनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, यहां तक कि इंटरनेशनल कोर्ट का भी अगर दरवाजा खटखटा। बात करनी है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। यूनिफॉर्मिटी बहुत अच्छी चीज है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि अपन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, समझने की जरूरत है। यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं एक रूपता को, एक समानता। अगर समाज में समानता आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे स्कूल के सारे बच्चे एक जैसा यूनिफॉर्म पहन के आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम जब किसी मिलिट्री, किसी फौजी को देखते हैं यूनिफॉर्म में, तो देख करके रिस्पेक्ट होता है। तो यूनिफॉर्म हमेशा एक मान सम्मान के साथ ही होता है। मगर सवाल ये है कि क्या इस मिलिट्री के, वो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के जवानों को एक जैसा यूनिफॉर्म पहनाया जाता है? अहमदाबाद की सारे स्कूल के सारे बच्चे एक ही रंग के यूनिफॉर्म में आ जाएंगे तो क्या आप पहचान पाएंगे कि कौन सा बच्चा कौन से स्कूल का है? अगर हमने सभी की पुताई एक ही रंग से कर दी तो सब अपनी असलियत खो देंगे। इसलिए यूनिफॉर्मिटी बहुत अच्छी चीज है, मगर अपने अपने ग्रुप में होनी चाहिए। There has to be always uniformity within the group, not between the two different groups. तो इस बात को पहले समझने की जरूरत है।
कि दूसरे ग्रुप की जो आइडेंटिटी है अगर पहले ग्रुप पर थोपी जाएगी तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उसको अपने अंदर में ही यूनिफॉर्मिटी रहने देनी चाहिए। अव्वल ये। दूसरी बात करते हैं सिविल लॉ की। बहुत अच्छी बात है आप सिविल की बात कर रहे हैं। सिविल लॉ ही है जो कि सिविलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, एक समाज सुधार की बात करता है। तो समाज की हम बात करें तो क्या आपके बाकी सिविल लॉज जो हैं, जैसे कि चैरिटी के लॉज हैं, चैरिटी कमिश्नर के जो लॉज हैं हर स्टेट में सेम है? अरे क्रिमिनल लॉ सेम नहीं है, हर स्टेट का क्रिमिनल लॉ का अपना अपना अमेंडमेंट है। अगर हम एजुकेशन से वास्ता रखता हूँ, एजुकेशन की बात करें, अभी का रिजल्ट NEP 2020 है, उसमें भी स्टेट वाइज डेविएशंस हैं। वी डू नॉट हैव यूनिफॉर्म लॉ अक्रॉस द स्टेट फॉर सिविल मैटर्स आल्सो। अगर मैं यूनिवर्सिटी बनाने का काम करता हूँ अलग अलग स्टेट में, गुजरात में 7 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनती है, महाराष्ट्र में 25 एकड़ की यूनिवर्सिटी होती है, और यूपी में यूनिवर्सिटी बनानी हो तो 100 एकड़ चाहिए। कहाँ यूनिफॉर्मिटी? किस यूनिफॉर्मिटी की आप बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्मिटी समाज में लानी है तो उसके लिए आपको वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी जो आप अटैक कर रहे हैं सिविल लॉ के नाम पर, वो आप पर्सनल लॉ को छेड़ रहे हैं, आर्टिकल 25-26 को छेड़ रहे हैं। और ये पर्सनल लॉज, पर्सनल मैटर ऐसी है कि 1772 में 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग कोई शासक नहीं था, वो तो प्राइवेट ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, उसने एश्योरेंस दिया था भारत के बाशिंदों को कि कंपनी राज करेगी आपके ऊपर, मगर आपके जो पर्सनल लॉज हैं, आपके जो कानून हैं, जो जितने भी मुस्लिम हैं वो कुरान के कानून से, और जितने हिंदू हैं वो शास्त्र से गवर्न होंगे। एक अंग्रेज एश्योरेंस दे रहा है। 1857 के विप्लव के बाद में जो परिस्थिति हुई, 1858 में रानी विक्टोरिया ने कंट्रोल ले लिया। पूरे देश में बहुत ही बवाल था कि क्या होगा, अब रानी के पास में पावर आ गई। रानी ने एश्योरेंस दिया कि हम आपका रूल करेंगे, आपका कंट्री को गवर्न करेंगे, मगर आपके पर्सनल लॉ में हम छेड़खानी नहीं करेंगे। और ये अंग्रेजों का हिस्ट्री रही है कि उन्होंने आज तक कभी नहीं की। 1913 में वक्फ वैलिडेशन एक्ट भी अंग्रेजों ने दिया, और 1937 में दिया मुस्लिम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, जिससे हमारी माँ बहनों को हुकूक मिले, विरासत में मिले, चीजें मिली। 1939 में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट मिला, तो हमारी माँ बहनों को मैरिज से फ्री होने के लिए, खुला करने के लिए उनको ऑप्शन मिला। और यही मुद्दा था ओरिजिनली जब देश आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब चर्चा हुई, तो हमारे गुजरात से थी डॉक्टर हंसा मेहता, और भी राजकुमारी अमृत कौर, उन्होंने देखा कि मुस्लिम महिलाओं को तो ये अधिकार है, वो चाहे तो अपना तलाक ले सकती है, उनको तो विरासत में हक मिल रहे हैं, हिंदू महिला को क्यों नहीं मिल रहे? और वहां से जन्म हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड को, कि जो हुकूक मुस्लिम महिला को है वो हुकूक हिंदू महिला को भी कैसे मिले, इसके लिए प्रस्ताव रखा गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 398 लोग बैठे, पर वो यूसीसी की शक्ल नहीं बना पाए। उनको पिक्चर क्लियर नहीं हुआ कि यूसीसी अगर लाना भी है तो कैसे लाना है। देखिए, आज में ये मुझे मौका मिला है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का कि जिन्होंने ये मौका मुझे दिया है। आज के दिन पर अगर हम देखने जाते हैं पार्लियामेंट्री डिबेट्स भी, आप देखो ये जो वक्फ एक्ट डिबेट्स हुए हैं और दूसरी चीज़ है, तो मैं किसी को अच्छा लगाने के लिए जो हकीकत है और जो मुझे सही लगती है वो बात कह रहा हूँ। सिर्फ अगर एक कोई पार्टी है कि जो हमको खुल के सपोर्ट कर रही है तो कांग्रेस, और वो हमारे हक के लिए हमारे साथ में खड़ी है। हो सकता है कि वो ये भी मानते हो कि ये करने से उनको नुकसान होगा, क्योंकि आज माहौल ऐसा हो गया है कि मुसलमान के बारे में बात करना, मुसलमान के हक के बारे में बात करना, उसी को गलत माना जाता है, तुष्टीकरण माना जाता है। और तुष्टीकरण के नाम पे मुसलमानों को एक हिस्से में, एक हाशिए में धकेल दिया गया। जिस तरह के साउथ अफ्रीका में कालों के साथ अपार्थाइड सिस्टम होता था, आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ में वो अपार्थाइड सिस्टम है। हमको एक अलग कोने में धकेल दिया है जहां हमारे लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है
अगर उसमें सबसे ज्यादा वोकल पार्टी है तो कांग्रेस है, दूसरी भी है, टीएमसी भी है, ये भी है, वो कांग्रेस है। लेकिन ये मैं एज अ वर्ड ऑफ केवियट कह रहा हूँ, इसको कोई बुरा कांग्रेस की लीडर्स ना ले। एक ग्रीवांस है, एक शिकायत है, ये पार्लियामेंट में वक्त का डिबेट हुआ तो कांग्रेस के जो स्टार स्पीकर्स हैं, राहुल गांधी साहब, प्रियंका गांधी साहब, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया ये वो जाने या कांग्रेस जाने, लेकिन एक गलत मैसेज गया है कि जब इतना बड़ा एक्ट जब डिबेट हो रहा था पार्लियामेंट में मुसलमानों के खिलाफ, तो ये दो जो मेन और स्टार स्पीकर्स हैं, जो स्टार डिबेटर्स हैं पार्लियामेंट में, वो क्यों नहीं होगा? जो भी होगा ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने जो दिल खोल के जो सपोर्ट किया है उसकी हमको सराहना करनी चाहिए, उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, हिंदुस्तान आजाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन बना, आईन बना, बंधारण बना, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई और वो कमेटी में डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ कि आईन में हम क्या रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे। उस डिबेट और डिस्कशन के अंदर ये तय हुआ कि आर्टिकल 44, उस कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में वो आर्टिकल 38 था कि आर्टिकल 44 ऐसा आर्टिकल रखा जाएगा कि भारत जब बने और भारत के जब हिंदुस्तान जब पूरा राज्य जब एस्टैब्लिश हो जाए, स्थापित हो जाए, तो उसके अंदर तमाम नागरिकों के लिए एक लॉ होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ये एक प्रावधान रखने की तजवीज है। उन्होंने उसको आइन का भाग बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग बनाया। उसकी सबसे बड़ी मुखालिफत करी मुसलमानों ने उसके सामने एतराज जताया कि अगर ऐसा कोई कानून रखा गया, ऐसा प्रावधान बंधारण में रखा गया और कल उसकी अमलवारी हुई तो मुसलमान अपनी शरीयत पे, अपने पर्सनल लॉ पर अमल नहीं कर सकेंगे। तो ये डिस्कशन हुआ, मुसलमान मेंबर ने उसमें अपनी राय रखी, दूसरों ने भी अपनी राय रखी, गैर मुस्लिम, ईसाई, जो भी सब मेंबर्स थे। और उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने मुसलमानों को आश्वासन दिया। ये आप सबको याद रखना चाहिए, ये आश्वासन हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये आश्वासन हमारी आज हिंदुस्तान में जो हैसियत है उसकी एक जड़ है। अगर ये आश्वासन हमसे खत्म कर दिया जाता है तो हम हिंदुस्तान में कैसे रहेंगे हमको सोचना पड़ेगा, हमारे पर कैसी मुश्किलें आ पाएंगी। अंबेडकर साहब ने ये कहा कि सुधारा हम मंजूर नहीं करते हैं। उन्होंने सुधारा ये रखा कि भाई पर्सनल लॉ से जो कम्युनिटी गवर्न, सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये रहता है। तो जैसे ही इमरान खेड़ावाल ने लेटर लिखा, ऐसे तुरंत ही उनको जवाब मिला कि आपको 6 बजे का वक्त दिया जाता है, आप आइए और आकर के यूसीसी पे अपनी बात को रखिए। इमरान भाई ने मुझे फोन किया कि भाई 6 बजे का वक्त दिया है। मैंने इमरान भाई को कहा, मैंने इमरान भाई तुम हो या मैं हूं, हमको तो पता ही नहीं है कि यूसीसी क्या है। जब हमको पता नहीं, हम क्या बात रखेंगे? जब तक हम कानून के जानकार, शरई लोग, बाबतों के जानकार लोगों से बात नहीं करते हैं, वहां तक तो नहीं होगा। आप जाओ 6 बजे और 6 बजे जाकर के कहो कि हमारे समाज को और हमारी तंजीमों को भी आपको बुलाना पड़ेगा। तो मैं आज मेरी रजूआत नहीं करता हूँ, मैं आने वाले दिनों में ही मैं मेरी जो है रजूआत करूंगा। तो उसके बाद उस बात को मानने भी रखा। उसके बाद अलग अलग जगह पे इस कमेटियों की जो मीटिंग हुई, तुरंत ही हमने ताहिर हकीम साहब से बात की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर हकीम साहब वो शख्सियत है कि जिन्होंने उत्तराखंड के कानून को पढ़ा भी है। दूसरा कि जब उसको चैलेंज किया गया है यार, जब वो बन जाने के बाद, तो उसमें जो 3 एडवोकेट की कमेटी है उसमें एक ताहिर हकीम साहब भी है। दूसरे हमारे सोहेल तिरमिजी साहब, वो भी गुजरात कोर्ट के नाम के एडवोकेट है, उनसे बात हुई। इकबाल मिर्जा साहब से बात हुई, इसके बारे में कम से कम जल्दी से जल्दी मीटिंग हमारी होनी चाहिए। तो इकबाल मिर्जा साहब ने कहा कि 9 तारीख को मीटिंग के एजेंडा ऐसे भी गुजरात टुडे में बुलाई गई है, उस वक्त में इसके बारे में बात हो जाएगी। उस वक्त में हमने रिक्वेस्ट की ताहिर हकीम साहब से कि आप भी अपना जो है यूसीसी क्या है और उससे क्या नुकसान होने वाले हैं, उस पर एक डिटेल रिपोर्ट आप बनाओ ताकि हम लोगों को उससे आगाह कर सकें। 9 तारीख को जब मीटिंग हुई, बहुत अच्छे तरीके से सभी ने, गुजरात हित रक्षक समिति के तमाम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा। ताहिर हकीम साहब ने पूरा खाका खींचा, सोहेल तिरमिजी साहब ने इस पे जो जितने भी कानूनी पहलू थे उस पर बात की।
हमारे इकबाल भाई और गुलाब खान जो हमारे एडवोकेट है, हमेशा हमारी लड़ाई में शामिल रहते हैं, सबने वोकला हजरात ने मिलकर के इसके ऊपर फोकस किया और उसको गुजरात टुडे के माध्यम से और दीगर जो हमारे पास यूट्यूबर है, क्योंकि हमारे पास बड़ी तो कोई चैनल है नहीं, हमारे पास छोटी मोटी चैनल और एकमात्र हथियार हमारे पास है गुजरात टुडे। लेकिन गुजरात टुडे से भी जब हमारी बात को पहुंचाया, उसके बाद तमाम मुद्दों को 10 पॉइंट निकाले कि किन मुद्दों पे बात करनी है। तो लोग हमसे फोन करके पूछते थे कि अर्जुन भाई यूसीसी के बारे में क्या कहना है। मैंने कहा पहले मैं किसी से तपास करूं, मुझे पता नहीं यूसीसी क्या है। तो हमने ये भी हमारे वोकला हजरात से इसे डिस्कशन किया और इस बात को जितना हो सका सबने मिलकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और ये मामला आगे बढ़ा। और आज कल भी मैं और इमरान खेड़ावाला कमेटी की जो अध्यक्ष है उनको हम लोग दिल वहां पे सूरत जाकर के मिले थे और उन्होंने उनसे कहा कि आप मन बना करके आए, एक एजेंडा के तहत आए, आप करने वाले, लेकिन कम से कम फॉर्मेलिटीज तो करो जो करने की है। गुजरात मुस्लिम विकास समिति और दीगर दूसरी भी तंजीमें हैं हमारी, वो मेहनत कर रही है, उनको आप बुलाओ, उनको पूरा वक्त दो और पूरा वक्त देने के बाद उनसे आप समझो। लेकिन तुमको जो कर रहे हैं आप करने वाले हो। उस वक्त मैंने नहीं कहा मुझे और इमरान भाई को कि ऐसा नहीं है, हम सबसे मिलेंगे, सबसे बात भी करेंगे और पूरी हमारी कोशिश रहेगी। पर बहुत रिक्वेस्ट भी हमने वहां पर जो पॉइंट्स थे हमारे बुलेट पॉइंट, वो भी सब डिस्कस करने का इतना वक्त नहीं है, वो भी दिया हमने और ये रिक्वेस्ट भी की कि गुजरात मुस्लिम रिसर्च समिति को भी बुलाना चाहिए। कल ही जब हम रेलवे स्टेशन पे थे तो उसके सेक्रेटरी इमरान खेड़ावाला साहब को देख करके और सामने से आए हमारे पास, क्योंकि ट्रेन का टाइम लेट था। उस वक्त उन्होंने कहा कि मैडम ने डिस्कशन किया है कि गुजरात मुस्लिम रिसर्च समिति को बुलाया जाएगा, लेकिन हम उसमें लगभग पॉसिबिलिटी ये है कि हम दिल्ली बुलाएंगे। उसका कारण भी उन्होंने बताया कि अगर हम उनको अहमदाबाद गांधीनगर मुस्लिम रिसर्च समिति को बुलाते हैं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को भी हमको जो टाइम देना पड़ेगा। तो उससे बेहतर ये है कि हम वहां बुलाएंगे और पूरा वक्त देकर के सुनेंगे। और सेक्रेटरी ने कल इमरान भाई को मेरी हाजिरी में वादा किया है कि मैं इमरान भाई आपको लेटर लिखूंगी, आपको बताऊंगी, आप बता देना, लेकिन थोड़ी तकलीफ था ना, आपकी बात को मान्य रखा है, आपको दिल्ली आकर इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये बात तो जो थी वो तो आप लोगों के सामने रखी, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से जिस ढंग से इस मामले को उठाना चाहता हूँ, पूरे गुजरात से आए हुए अलग अलग इदारों से ताल्लुकात रखने वाले शहर के और गुजरात के सब जवाबदार व्यक्ति और खास करके ज्यादा तादाद में यहाँ भी महिलाएं बैठी, मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम जो मकसद से यहाँ जमा हुए हैं, मकसद यही था कि यहाँ जो स्टेज के ऊपर बैठे हैं, जो एडवोकेट की जो पैनल है, ताहिर हकीम साहब है, सोहेल तिरमिजी साहब है, इकबाल भैया साहब है, गुलाब खान भाई है, इकबाल मिर्जा साहब है, और जो ताल्लुकात रखने वाले और हमेशा लड़ने वाले ऐसे कई एनजीओ है, वो यूसीसी के आज ये आंदोलन के अंदर जुड़े हैं। खास करके यासू भाई ने तफसील से बता दिया कि कल हम सूरत गए थे और सूरत के अंदर भी यही बात की कि गुजरात हित रक्षक समिति पूरे गुजरात का जिस तरह से तमाम समाज के लोग जुड़े हुए हैं हित रक्षक समिति के अंदर, इनको आपको बुलाना चाहिए। तो वहाँ के जो चेयरमैन थे रंजनाबेन देसाई, उनको हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमको किया कि हम आपको इस समिति को हम जल्दी से बुलाएंगे। खास करके आज हम सब फिक्रमंद है कि यूसीसी के बारे में ताहिर हकीम साहब ने सब बता दिया, सोहेल तिरमिजी साहब बैठे वो भी बताएंगे, लेकिन यह आरएसएस का एजेंडा है जो पूरे देश के अंदर और गुजरात के अंदर जिस तरह से मुस्लिम समाज को टारगेट बना के जो चलते हैं, वो एजेंडा का एक तरीका है। मैं विधानसभा की बात करूं कि अभी विधानसभा का सत्र भी खत्म हुआ, 3 दिन विधानसभा के अंदर मुझे बोलने का मौका मिला। जब जब मैं बोलने खड़ा होता था, मुझे मिलता था वक्त, उस वक्त जो लोग बीजेपी के जो बड़े नेता वो जैसे टारगेट बनाकर चलते थे। मुझे विधानसभा के अध्यक्ष को कहना पड़ा कि एक समाज को ये टारगेट बना रहे हैं, अध्यक्ष मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो उन्होंने मुझे उस वक्त बोला कि इमरान भाई आप अपनी बात रख सकते हो, विधानसभा में आपको बोलने का अधिकार है, आपको बोलने का जो अधिकार दिया है लोगों ने दिया है। मैं आपको ये वादा करना चाहता हूं कि अगर विधानसभा के अंदर ये बिल आता है तो गुजरात के अंदर 60 लाख मुसलमानों की आवाज बन के मैं आपका काम वहां करूंगा इंशाअल्लाह। कि आज जिस तरह से यासू भाई ने बताया और बहुत से नेताओं ने बताया कि कल लोकसभा के अंदर जिस तरह से वक़्फ़ का बिल मंजूर हो गया और 288
सांसद जो थे उन्होंने फेवर में वोट डाले और 232 जो लोग थे उन्होंने इनके खिलाफ वोट डाले। मैं ऐसे तमाम सांसदों का जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है जो देश की एकता के लिए जुड़े हैं, मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं। और आप सब, हम सब मिलके यही बात करते हैं कि ये देश गंगा जमनी तहजीब से चलता है। चाहे आज मुबारक देर से माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन हमारे अजीज भाई वजीर खान, हमारे एमएलए भाई इमरान भाई, प्रोफेसर निसार भाई अंसारी, यासुद्दीन भाई, गुजरात टुडे के सोहेल भाई, इकबाल भाई, जावेद भाई पीरजादा, नासिर भाई, दो हमारे स्पीकर्स अखिल भाई, एडवोकेट ताहिर भाई, और बहुत सारे नाम हैं हमारे तस्लीम भाई अभी अभी आए हैं उम्रा करके, और वो उम्रा से जो भी उनके नसीब में आया है अल्लाह ताला की दुआ वो हम सबको मिले, ऐसी मैं दुआ करता हूं। आप सब मेरे भाई, यहां मैं कोई लंबी चौड़ी बड़ी बात करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। ये यूसीसी के बारे में आप सबकी एक राय है। लेकिन इस बात का चर्चा करने के बदलाए आने वाले समय में क्या एक्शन होना चाहिए। यहां इकट्ठे हुए सब जिम्मेदार लोग हैं, पूरे गुजरात में जिम्मेदार लोग हैं, पूरे देश में भी जिम्मेदार लोग हैं। यहां जो दो ठराव पारित हुए बड़े अच्छे पार्लियामेंट में, राज्यसभा में हमारे 232 एमपीज ने वक्फ के बारे में ताकत से लड़ाई की, राहुल जी की, खड़गे साहब के नेतृत्व में। बहुत जरूरी बातें हुई, चर्चा हुई, और पहले भी बहुत सारे मसले आए थे। राजीव जी ने भी ये मसलों को उठाया था, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। आप देखिए देश का नजरिया, जिस नीतीश कुमार को माइनॉरिटी ने बड़े प्यार से बहुमत दिया, जिस नायडू को भी माइनॉरिटी ने बहुत मत दिया, सपोर्ट किया, वही लोग सियासत के मामले में ऐसे लोगों के साथ बैठ गए जो आज देश को तहस नहस करने में पड़े। हम लोग एक एक मसला लेके चलते हैं, चाहे वो तलाक की बात हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात हो, चाहे वक्फ की बात हो, एनसीआर की बात हो, और आज ये सिविल कोड की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई का एक छोटा हिस्सा है। हम तो यहां जो बैठे हुए सभी लोग खाते पीते घर के हैं, अच्छे खासे घर के, और ये देश किन लोगों का बना हुआ है जिसकी जरूरतें बहुत है, और आजादी की लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी। पहले भी बहुत लोगों ने रूल किया इस देश को, और उसको बदलने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, गुजराती, मराठी, बंगाली, कश्मीरी और तमिल सभी लोगों ने हिस्सा लिया। मकसद क्या है? देश के लोगों को आबाद करना, गुलामी की जंजीरों से मुक्त करना, अपने जीवन